अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे एनालाइजिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब होता है कि हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में चेक करना ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो क्लियर है, मेजरेबल है, अचीवेबल है और रेलिवेंट है, मतलब कि और उसके अलावा टाइम बाउंड भी है या नहीं। इस प्रोसेस में सिर्फ ये समझना नहीं होता कि रिक्वायरमेंट्स क्या कह रही हैं, बल्कि ये भी असेस करना ज़रूरी होता है कि ये रिक्वायरमेंट्स में वो प्रोजेक्ट के गोल्स तक ले जाने में मददगार भी है या नहीं। फिर ज़्यादा बेहतर एनालिसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन्हें स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया होता है ना, उसके अगेंस्ट जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम देख लेते हैं पहले। तो इसकी इम्पोर्टेंस में आता है अलाइनमेंट विद स्टेक होल्डर नीड्स। मतलब कि जब हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं ना, तो हम इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टम डेवलप हो रहा है ना, वो स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। इससे यूजर से सेटिस्फेक्शन बेहतर होती है और जो प्रोजेक्ट है ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। फिर इसमें रिस्क प्रोडक्शन होता है कि रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से हम एनालाइज करें कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जो इसकी जो रिस्क है, डिपेंडेंसीज और इसके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, उसको हम आइडेंटिफाई करें। इन मसाइल को पहले ही हम एड्रेस कर लेना प्रोजेक्ट डिलेज और जो एक्स्ट्रा खर्चों से है वो हमें बचाता है। फिर इससे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, फाउंडेशन फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मतलब कि हमारे पास जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती है ना सिस्टम की, उसका जो डिज़ाइन और जो आर्किटेक्चर के वो होता है ना, उसके बेस पर होता है। और जो अगर रिक्वायरमेंट्स जो है वो इनक्लियर हो या गलत लिखी गई हो, तो डिज़ाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, जो बाद में कॉस्टली रिवर्क बन जाती है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है हमारे पास इसमें, कि हम देखते हैं कि जब जो रिक्वायरमेंट्स क्लियर और प्रॉपर्ली एनालाइज की गई होती हैं, तो जब टीम मेंबर्स और जो क्लाइंट्स और डेवलपर्स होते हैं ना, वो सब एक पेज पर होते हैं। मतलब कि सबको ये क्लियर होता है कि ये जो काम करना है ना, और जो जो काम हो रहा है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी जो सक्सेस होती है ना, उसको हमने कैसे मेजर करना है, उसकी वो समझने की तरह की वो टेस्टिंग करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वो क्लियर और कंसाइज होती हैं, ठीक है। और मतलब कि रिक्वायरमेंट सिंपल और आसान पानी से समझ आने वाली होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेजरेबल हो। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मेजर की जा सके कि स्पीड क्या है, और जो अप टाइम है उसके उसका क्या मकसद है, वो कितना है, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्पेसिफिक उसका फिगर हो। फिर अचीवेबल हो कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि एग्जिस्टिंग टाइम और रिसोर्सेज से बाहर हो। रेलिवेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए जो सिस्टम या यूज़र की ज़रूरत है। इररेलेवेंट फीचर्स वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। और उसके अलावा टाइम बाउंड होता है कि हर जो रिक्वायरमेंट के साथ कितनी टाइम लिमिट होनी चाहिए, कब तक ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर फॉर एनालाइजिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जो इसमें आता है हमारे पास क्वालिटी एट्रीब्यूट एनालिसिस। सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक्सेप्ट्स होते हैं ना, या एक्सपेक्ट्स होते हैं, जैसे रिलायबिलिटी, उसकी इस्तेमाल करने की जो तरीका होता है वो, फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको एनालिसिस किया जाता है। बेंचमार्किंग होती है कि यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, सिस्टम जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को बेस्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट कंपेयर करना होता है, ताकि उनकी क्वालिटी को हम अंदाज़ा लगा सकें। फिर एक्सपर्ट रिव्यू होता है कि जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं और फीडबैक देते हैं। इससे एक्यूरेसी और जो रेलिवेंसी होती है ना, उसको इम्प्रूव किया जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आता है प्रोटोटाइपिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि एक छोटा वर्जन है या मॉडल बनाया जाता है। इससे हमें समझने में आसानी होती है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें हम ये स्टैंडर्डाइज्ड जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, इसमें क्वालिटी मॉडल्स में, तो उसको हम बताते हैं कि ये क्वालिटी कैसे मेजर और एनालाइज करनी है इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर एक स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हमने किसी सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है ना, उसके मॉडल्स को एनालाइज किया, तो उसके अलावा हम नहीं कर सकते। मतलब कि ये समझने एक तरह के रूल डिफाइन किए गए होते हैं। फिर क्वालिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्पेसिफिक नंबर्स या पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है क्वालिटी को एवेलुएट करने के लिए, जैसे रिस्पांस टाइम, फेलियर रेट, ईटीसी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जैसे मॉस्को, फिर पेयर वाइज कंपैरिजन यूज़ होता है, तो आगे डिसाइड किया जा सके कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है कि जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस एक बार नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस करता है ना, फीडबैक मिलता है और जो नए चैलेंजेस सामने आते हैं, वैसे वैसे ही रिक्वायरमेंट्स को अपडेट और इम्प्रूव किया जाता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि स्टेक होल्डर से हमने फीडबैक लेना होता है, और जो इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स होते हैं ना, उसको सीख के हमने जो फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके हमने अपने आप को डालना होता है। फिर रेगुलर रिव्यूज़ और जो अपडेटिंग होती है ना रिक्वायरमेंट्स की,
उनको हमने देखना होता है कि वो चेंज जो बिज़नेस नीड्स की जो चेंजिंग है ना उससे रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं या कि मार्केट की जो कंडीशन है वो चेंज होंगी, तो हमने फिर उससे अपने प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। फिर एस्टैब्लिश करना होता है कि हमने जो सिस्टम की जो कोलैबोरेशन है, उसकी कम्युनिकेशन और जो उसकी लर्निंग है ना, किसके साथ, पूरी प्रोजेक्ट टीम के साथ। हमने उसमें क्या करना होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है और नई से नई यानी जिद्दत लेके आनी होती है, इनोवेशंस को ऐड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं एनालाइजिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को। इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट एवेलुएशन को। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इसकी फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।